यस, गुड मॉर्निंग। चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। और संगठन का आज ये तीसरी क्लास है, थर्ड डे है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने संगठन की अवधारणा मतलब प्रक्रिया के रूप में और एक ढांचे के रूप में ये हमने देख लिया था, ठीक है ना। और इसमें हमने संगठन प्रक्रिया को समझा था कि कैसे संगठन किया जाता है ना। फिर इसमें हम लोगों ने संगठनात्मक ढांचा संरचना को समझा था, ठीक है। और इसके हमने इसमें इसके प्रकार देखे थे। तो वैसे 4 प्रकार हैं, पर हमारे कोर्स में केवल 2 है ना, कार्यात्मक और प्रभागी, ठीक है। कार्यात्मक और प्रभागी हम ये दोनों समझ चुके थे। और मैंने कहा था कि इनमें जो विशेषताएं हैं, लाभ हैं, इतना ज्यादा कुछ वैसे कार्यात्मक संगठन के लाभ पूछे गए हैं एक दो बार, है ना। तो उसको इस तरीके से टिक कर लो कि एक बार पढ़ के जाना है ना। और लास्ट में हमारे पास में जैसे हमारा टारगेट है कि हम 5 दिन में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। यदि 5 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो हम लास्ट में कुछ और क्वेश्चन में इसको भी समझ लेंगे, बट फिलहाल अभी हम इसको नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। और सबसे इजी तरीका तो मैंने आपको ये बताया था कि आप इन दोनों के डिफरेंस को याद रखो, है ना। इन दोनों के डिफरेंस को याद रखोगे तो विशेषताएं सब हो जाएगी, ठीक है। ये हम लोग देख चुके थे। अब आता है यहाँ पर एक आईएमपी टॉपिक है, बिल्कुल आईएमपी टॉपिक है बेटा। ये औपचारिक और अनौपचारिक संगठन क्या होता है, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन, या हम आज का जो टॉपिक है काफी बड़ा है, राइट। तो हम इसको जो पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन काफी अच्छे से मतलब अलग अलग सेक्शन में पूछा जाएगा। टॉपिक बड़ा है, जैसे सिर्फ पूछ लिया जाएगा औपचारिक संगठन क्या है, अनौपचारिक संगठन क्या है, या फिर पूछ लिया जाएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला टॉपिक बनता है औपचारिक संगठन, फॉर्मल, राइट। अच्छा, फॉर्मल शब्द से समझते हो फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल आप शब्द जानते हैं? सोचो। फॉर्मल ड्रेस होती है स्कूल की, क्या होती है फॉर्मल? जो आपकी स्कूल की एक ड्रेस होती है उसको आप क्या बोलते हो? फॉर्मल। हाँ या ना? बोलते हो या नहीं बोलते हो? तो क्या बोलते हो? अरे यार, सिर्फ ड्रेस बोलते हैं ना। अच्छा, जिस दिन उस ड्रेस की छुट्टी रहती है उस दिन क्या बोलते हैं? विदाउट ड्रेस। अरे यार, हिंदी मीडियम के तो 12 बजी पड़ी हुई है इंग्लिश के मामले में। वो जो आपकी ड्रेस है ना उसको फॉर्मल ड्रेस बोलते हैं, ठीक है। और जिस दिन आप वो विदाउट ड्रेस जिसको बोलते हो ना, अब विदाउट ड्रेस का मतलब क्या होता है मालूम है? कि कुछ पहना ही नहीं है। विदाउट ड्रेस, विदाउट ड्रेस का मतलब क्या हुआ? ड्रेस का मतलब होता है कपड़ा, मतलब बिन कपड़े के जो तुम बोल रहे हो, तो वो नहीं है, वो गलत शब्द है ना। उसको बोलते हैं कैजुअल। क्या बोलते हैं? कैजुअल। कैजुअल का मतलब होता है अचानक, मतलब रेंडमली कोई सा भी पहन के चले जाओ, है ना। और ड्रेस जिसको बोलते हैं वो एक्चुअल में फॉर्मल ड्रेस कहलाती है। फॉर्मल का मतलब ये होता है जो कि आपके स्कूल ने आपको दी है कि भैया इस कलर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, है ना। मतलब कि ऑफिशियली, ऑफिशियल का मतलब क्या होता है? जो कि आपके स्कूल ने ऑथराइज कर रखा है, आपको दे रखा है, जो भी कलर का है। बात समझ में आ रही है? उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल ड्रेस, ठीक। तो औपचारिक संगठन मतलब कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक हमने जो कार्यात्मक, ये जो ऊपर देखा ना, कार्यात्मक ढांचा और प्रभागीय ढांचा, है ना, ये किसने बनाया? ये टॉप लेवल लोगों ने बनाया। टॉप लेवल पे जो मैनेजमेंट होता है, उच्च प्रबंधन, उन लोगों ने ये बनाया, है ना। फिर उसमें क्या बनाया कि क्रय विभाग में वर्मा जी होंगे और उसके असिस्टेंट शर्मा जी होंगे। इन्होंने एक, सॉरी, वर्मा जी शर्मा जी नहीं, सॉरी, एक मैनेजर होगा, उसका एक असिस्टेंट मैनेजर होगा, ठीक। असिस्टेंट मैनेजर सारे आदेश किससे लेगा? अपने मैनेजर से लेगा। और वो काम को करने की ड्यूटी उस असिस्टेंट मैनेजर की है, और
उसके बदले होना या ना होने का जवाब देने की जिम्मेदारी उस असिस्टेंट मैनेजर की ओर होगी। ठीक है ना, ये एक रिलेशन बताया गया, ठीक, ये बनाया गया रिलेशन है, स्थापित करा है ना। संगठन का मतलब ही ये है कि हम क्या स्थापित कर रहे हैं कि कितने पद होंगे और वो आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे, यही संगठन है, हाँ या ना। तो जो कि स्थापित किए जाते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने स्थापित किए हैं, उसको हम बोलेंगे औपचारिक। कभी कभार टीवी देखा करो, उसमें न्यूज देखा करो गाने के अलावा, है ना। न्यूज में देखोगे कि बीजेपी का ये औपचारिक बयान है, किसी एक बंदे ने बोल दिया तो बोल दिया जाएगा कि हाँ ये बीजेपी का औपचारिक बयान है। अब यदि कोई बंदा, या कांग्रेस का ये औपचारिक बयान है, यदि किसी बंदे ने कुछ तो भी बोल दिया जिससे पार्टी को नुकसान है, तो मालूम क्या बोल दिया जाता है, ये बीजेपी का औपचारिक बयान नहीं है भैया, ये उसका पर्सनल है, निजी बयान है, ये बीजेपी नहीं बोल रही है। समझ में आ रही बात। यदि वो व्यक्ति बीजेपी या कांग्रेस की तरफ से बोलता है तो बोलते हैं ये कांग्रेस या बीजेपी का औपचारिक बयान है, मतलब इसको पूरा संगठन बोल रहा है। समझ में आ रही बात। स्थापित किया गया है, अधिकृत है वो, अधिकृत तो समझते हो ना, जिसको अधिकार है। तो फॉर्मल संगठन का मतलब ये होता है जिसको उस संस्था ने क्या करा है, बनाया है। जैसे कि मैनेजर होगा, उसका असिस्टेंट मैनेजर होगा, राइट। मैनेजर अपने असिस्टेंट मैनेजर को आदेश दे सकता है, असिस्टेंट मैनेजर को अपने मैनेजर का क्या करना पड़ेगा, आदेश का पालन करना पड़ेगा। ये क्या हो गया, औपचारिक, जिसको स्थापित किया गया है। अब आता है हम अनौपचारिक पर, ठीक। अभी मैं पढ़ के बताऊंगा, है ना, ये दोनों तुलनात्मक अध्ययन है। अनौपचारिक का मतलब होता है कि, सिंपल सी बात मैं बताता हूं पहले, आप लोग अलग अलग स्कूल से, मतलब आप लोग उत्कृष्ट के विद्यार्थी हो, ठीक है। मान लो आप अलग अलग स्कूल से, एक स्कूल में आपका एडमिशन हुआ, सभी अलग अलग जगह से आए हैं। अब आप जिसके पास बैठे उसी से आप बातचीत करोगे, भैया क्या नाम है आपका, कौन सी स्कूल से आए हो, कितने परसेंटेज बने। धीरे धीरे आपकी दोस्ती हो जाएगी, हाँ या ना, फ्रेंडशिप हो जाएगी, और आपका एक ग्रुप बन जाएगा। दो लोगों का तो ग्रुप होता नहीं है 3 4 5 लोगों का एक ग्रुप बन जाएगा। सब अलग अलग जगह से आए थे, हाँ या ना। पर स्कूल में आपस में साथ में बैठने की वजह से, साथ में पढ़ने की वजह से आप लोगों के बीच में एक फ्रेंडशिप हो जाएगी, एक ग्रुप बन जाएगा। फिर आप ग्रुप कुछ भी प्लान कर सकते हो, यार वहां घूमने जाना है या फलाना होटल में जाना है, राइट। क्या ये घूमने जाना है ना, पहली बात तो आप किससे दोस्ती करोगे ये स्कूल वालों ने बताया नहीं, ये आपने खुद ने कर लिया ना, इसको अनौपचारिक बोलेंगे। यदि स्कूल आपको बताए, स्कूल आपको क्या बताती है समझना, स्कूल आपको बताएगी आपके बीच में एक मॉनिटर होगा, है ना, वो किसी एक को मॉनिटर बना देंगे और बोलेंगे कि ये मॉनिटर की आपको सुनना पड़ेगी। ये किसने स्थापित करा, स्कूल ने। बात समझ में आई। मान लो कि स्कूल में एनुअल फंक्शन है, एनुअल फंक्शन तो समझते हो, है ना, एनुअल फंक्शन है, उसके लिए उन्होंने एक टीम बनाई। टीम में उन्होंने 12th के स्टूडेंट को, तो 12th में से एक अंकित नाम का लड़का है, उसको लीडर बना दिया, ठीक। और 11 के 2 स्टूडेंट लिए, राहुल रोहित, उनको उनका उसका क्या बना दिया, जूनियर बना दिया। 10वीं से भी 2 बच्चे लिए। ऐसे करते करते उन्होंने 10 लोगों की टीम बना ली, और उस टीम का जो हेड होगा वो किसको बनाया, 12th के अंकित को बनाया, ठीक है। किसने बनाया, ये स्कूल ने बनाया, है ना। और इनको फिर बता दिया गया कि बाकी 10 को ये बोल दिया गया कि आप सभी को अंकित की बात सुनना पड़ेगी, अंकित जो तुम्हें बोलेगा वैसे काम आपको करना है, ठीक है। किसने बोला, स्कूल ने बोला। और अंकित से कहा कि यदि कोई तुम्हारी बात ना सुने तो आप मेरे पास आना, मैं बताता हूं कौन नहीं सुनता है, ठीक है। अब कोई बच्चा यदि नहीं बात मानता है तो अंकित उसकी कंप्लेंट कर सकता है, या अंकित उसको वहीं पर समझा सकता है, अंकित उसको ऑर्डर कर सकता है कि भैया ये करना है, हाँ या ना।
और वो बच्चा जो अंकित से ऑर्डर ले रहा है वो अंकित को जवाब देगा कि काम हुआ है या नहीं हुआ है। किसने डिसाइड करा? स्कूल ने, संस्था ने, है ना। ये स्थापित किया गया है, ये रिलेशन स्थापित किया गया, ये संबंध, इसको हम बोलेंगे औपचारिक। समझ में आई बात? और अनौपचारिक किसको बोलेंगे? आप आपस में बैठे हो, आपकी फ्रेंडशिप हो गई, आपका एक ग्रुप बन गया, आपका जो संगठन है वो कौन सा है? अनौपचारिक है, मतलब किसी ने उसको स्थापित नहीं किया है। समझ में आई बात? तो अनौपचारिक संगठन एक्चुअल में कैसे बनता है? अपने सामाजिक रिश्ते से बनता है ना। जैसे कॉलोनी के कुछ लोग इकट्ठे होके कहीं घूमने जाने का प्लान कर लिया उन्होंने, तो उनको किसी ने बताया थोड़ी था, उन्होंने तो अपने रिश्ते के कारण, मेल जोल के कारण उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया। ठीक, मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। औपचारिक संगठन से आशय एक ऐसे संगठन से है जिसमें प्रबंध के प्रत्येक स्तर, प्रबंध के स्तर मालूम है ना? हाँ, पर अधिकारियों के अधिकारों, उनके क्या क्या अधिकार हैं, कर्तव्य, उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से व्याख्या कर दी जाती है। एक्चुअल में हम संगठन में यही करते हैं ना। संगठन का मतलब ये संगठन जब प्रक्रिया के रूप में अपन पढ़ते हैं तो यही करते हैं कि अपन सारे स्तर निकालते हैं, कितने प्रबंधन हैं, कितने अधिकारी हैं, और उनके अधिकार, कर्तव्य, उत्तरदायित्व क्या करते हैं, डिसाइड कर देते हैं। ऐसे संगठन में सत्ता का भारार्पण ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है। मतलब ऊपर से नीचे की ओर आदेश आता है, ऊपर से आदेश आएगा नीचे की तरफ, है ना। मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर को काम सौंपेगा, इसको क्या बोलेंगे? भारार्पण। ठीक है ना। हालांकि भारार्पण एक पूरा टॉपिक है जो शायद हम कल पढ़ेंगे या आज देखते हैं। ठीक है, भारार्पण का मतलब क्या होता है। तथा संगठन संरचना का निर्माण संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्या लिखा? संगठन संरचना, वही कौन किससे कैसे बात करेगा, अंकित बाकी के सारे 10 बच्चों को क्या करेगा? आदेश देगा। ये किसने डिसाइड करा? संस्था ने डिसाइड करा। तो ये वही बात लिखी, संगठन संरचना का निर्माण संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। औपचारिक संगठन संस्था के प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित विधि से कार्य करने, नियमों का पालन करने, मिलकर कार्य करने तथा पद अनुसार एक दूसरे से व्यवहार एवं सम्मान करने के लिए बाध्य करता है। क्या क्या करने के लिए कर रहा है? औपचारिक संगठन संस्था के प्रत्येक व्यक्ति को, हर व्यक्ति को निश्चित विधि से कार्य करने, भाई कार्य करने का एक तरीका होगा। ये तरीका कौन बता रहा है? संगठन बता रहा है, संस्था बता रही है। ठीक है। नियमों का पालन करने, मिलकर कार्य करने, है ना, तथा पद के अनुसार, जो तुम्हारा जॉब है ना, उसके अनुसार एक दूसरे के साथ व्यवहार। भाई असिस्टेंट मैनेजर को मैनेजर का सम्मान तो करना पड़ेगा ना, हाँ या ना? सर बोलना ही पड़ेगा। अब मैनेजर, इसका मतलब ये नहीं कि असिस्टेंट मैनेजर को बोले ए इधर आ, ऐसा भी नहीं कर सकते। मतलब एक दूसरे का तुमको क्या करना है? सम्मान भी रखना है। उसके लिए क्या करता है? बाध्य करता है। ये बाध्य शब्दों को समझो। अंकित का आदेश उन सभी को सुनना पड़ेगा। ये क्या हो गया? बाध्य हो गए, सुनना ही पड़ेगा। समझ में आ रही बात? ये बाध्य कर रहा है। तो जो औपचारिक संगठन होता है ना, उसमें जो आपके रिश्ते बनाए गए हैं, है ना, आपके जो संबंध बनाए जाएंगे, वो बाध्य करते हैं कि आपको इनके साथ में इस तरीके से व्यवहार करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गया भैया आपका औपचारिक संगठन। इसके लक्षण पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम अनौपचारिक संगठन को समझेंगे। कहां गया? हाँ, पेज नंबर 138 पर, नहीं सॉरी 137 पर, ये रहा। अनौपचारिक संगठन का आशय ऐसे संगठन से है जिसकी स्थापना औपचारिक रूप से काम करते समय, आप ऑफिशियल तरीके से ऑफिस में काम कर रहे थे, है ना, करते समय व्यक्तियों में अनायास, मतलब ऐसे ही, जानबूझ के नहीं, बस ऐसे ही, अनायास का मतलब,
है ना। पारस्परिक सम्मान, समान हितों, रुचियों, धर्म या सामाजिक संबंधों के कारण हो जाती है। ऐसे संगठन की मुख्य विशेषता आपसी संबंधों में मैत्रीपूर्ण व सहयोगपूर्ण प्रकृति है। अरे आप लोग आपस में दोस्त कैसे हो गए? किसी ने आपको बोला था ए तेरे को इसका दोस्त बनना है? बोला था क्या? नहीं। आपने आप जो आपके चार दोस्त हैं, आप चारों की किसी बात पर सोच मिली। हो सकता है आप चारों एक ही गांव से आ रहे हो, इसलिए आप लोग दोस्त हो गए। हो सकता है आप चारों एक ही धर्म से हो सकता है आप चारों एक ही जात से हो, राइट। या हो सकता है कि आप चारों फुटबॉल खेलना पसंद करते हो। कोई भी कारण जिससे आपके आपस में विचार मिलते हैं और आप क्या बना लेते हो, एक ग्रुप बना लेते हो जिसको कोई बताता नहीं है, या आप अपनी मर्जी से करते हो काम करते करते। अभी स्कूल में तो कोई काम नहीं है, स्कूल में तो पढ़ने का काम है, तो पढ़ते पढ़ते आप अपने जो फ्रेंडशिप बना लेते हो, एक ग्रुप बना लेते हो, उसको अनौपचारिक कहेंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया, आप समझाने की जरूरत नहीं है, पक्का? ठीक। तो ये क्या हो गया आपका अनौपचारिक संगठन, ठीक है। अब इनके आप यदि इनका इन दोनों में अंतर दिया गया है, वो अंतर कहां है? ये रहा 140 पर मिला। इस 140 पर जो अंतर दिया गया है, इसको ही कर लो, यहीं से आपकी विशेषताएं बनेगी, यहीं से दोष भी बन जाएंगे। बस थोड़ा दिमाग लगा के याद रखना है ना। जैसे उसमें बोल रखा है कि इसमें इसमें औपचारिक संगठन में कठिनाइयां होती हैं, ये तो वो उसका क्या हो गया? दोष हो गया। बात समझ में आ रही है? पर बोले कि नहीं, औपचारिक संगठन के ये फायदा होता है, तो ये उसका क्या हो गया? लाभ हो गया। तो इसी में से आपके फायदे, विशेषताएं और दोष तीनों निकलते हैं। यदि दिमाग से उसको याद रखो, समझो, तो नहीं तो फिर वो है ही रट्टा मारने के लिए। तो मेरे को एक बात बताओ, आप लोग अभी इसको रीड करोगे? रीड कर लो, ताकि कुछ समस्या हो तो अभी समझ ले, ठीक है। चलिए आप लोग रीड कीजिए। एक सेकेंड, रीड करने से पहले ये इसके ऊपर पेज 139 पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, दिख रहा है? इसमें लिख रखा है औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन में अंतर, एक चित्र के माध्यम से समझाया उन्होंने। जैसे कि ये मैनेजर है ना, मैनेजर के नीचे कौन कौन हो गए? परचेस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर, ठीक। परचेस के नीचे कौन हो गया? क्रय सुपरिटेंडेंट, परचेस सुपरिटेंडेंट। उत्पादन के लिए कौन हो गया? प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट, ये असिस्टेंट हो गए इनके, है ना। तो ये जो एरो लगे हुए हैं ना, ये एरो क्या बता रहे हैं कि भैया ये ऑफिशियल तरीका है ना। बट ये देख रहे हो, उत्पादन प्रबंधक और क्रय सुपरिटेंडेंट के बीच में एक एरो लगा हुआ है, ये इनका अनौपचारिक संबंध है। ये संस्था ने स्थापित नहीं करा। हो सकता है ये भी वर्मा जी हैं और ये भी वर्मा जी है, तो वर्मा वर्मा की जोड़ी जम गई। अरे सर क्या हालचाल। अब ये क्रय सुपरिटेंडेंट उत्पादन प्रबंधक से कोई ऑफिशियली काम नहीं करवा सकता। बात समझ में आ रही है? ये दोनों शाम को जाके पार्टी कर सकते हैं, पर ऑफिस में ये ऑफिस में भी बात तो करेंगे, पर कोई ऑफिशियल काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्रय सुपरिटेंडेंट का अधिकारी कौन है? क्रय प्रबंधक। समझ में आ रही बात? यदि कोई आदेश चाहिए, यदि क्रय सुपरिटेंडेंट किसका आदेश लेगा? क्रय प्रबंधक से आदेश लेगा, ठीक है ना। तो ये देखो, मुख्य प्रबंधक किससे डायरेक्ट बात कर रहा है? वित्तीय सुपरिटेंडेंट से। ये क्या है? इसका अनऑफिशियली, मतलब कि अनौपचारिक संगठन है, ठीक है। मैं मानता हूं कि आप लोगों ने ये डिफरेंस पढ़ लिया होगा। और यदि कोई बच्चा ऑनलाइन देख रहे हैं, वो किसी भी बुक से ये अंतर पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई खास जरूरी नहीं है कि मेरे ही नोट्स में से आप पढ़ो, कोई सी भी बुक से ले सकते हैं। और वैसे हम लोग ये जो बुक है हमारी प्रबोध की बुक है, आप उस बुक में से भी खरीद सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्योंकि बच्चे मेरे को कांटेक्ट कर रहे हैं कि सर आप कौन से नोट्स से पढ़ा रहे हैं, आपके नोट्स भेज दो। आप बिजनेस स्टडी आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट हम लोग प्रबोध की बुक में से पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद अच्छा, इसकी विशेषताएं वगैरह पढ़ने की जरूरत है क्या? अब आपको लगता है कि ऐसी मैं पढ़ाऊं उसको? आप लोग खुद पढ़ के देख लेना, यदि कुछ प्रॉब्लम है तो सब पूछ लेना, ठीक है ना। बट मुझे नहीं लगता, मेरा देखो काम मैं क्या करता हूं,
मैं किसी चीज को समझाने में ज्यादा ताकत लगाता हूँ। दिमाग में एक बार चीज बैठ गई तो उसकी विशेषताएं और ये महत्व कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते, आप इजीली उसको समझ सकते हो। ठीक है ना। तो आ गए हम, अब हमारा टॉपिक आ गया अधिकार अंतरण या भारार्पण। मैंने बोला था ना ये एक टॉपिक है, औपचारिक में पढ़ा था ना भारार्पण, है ना। तो ध्यान रखना, अधिकार अंतरण या भारार्पण। इंग्लिश में इसको बोलेंगे अथॉरिटी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अथॉरिटी। डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब किसी को अधिकार देना, भारार्पण किसी को जवाबदारी देना। हमने अंकित को अध्यक्ष बनाया और टीम का लीडर बनाया, तो हमने उसको क्या दिया मालूम है? भारार्पण कर दिया कि बेटा अंकित, इस साल का जो एनुअल फंक्शन है उसकी व्यवस्था तुमको करनी है। तुमको हम 10 लड़के और देंगे जो तुम्हारे अंडर काम करेंगे, है ना। और आपको हम अधिकार देते हैं। भाई देखो, उसका काम हमने ड्यूटी तो दे दी उसको कि क्या करना है, तुमको सारी व्यवस्था करनी है। और वो व्यवस्था करवाने के लिए उसको 4 लड़के भी दिए और 10 लड़के भी दिए। तो उन 10 लड़कों से काम करवाने के लिए उसको अधिकार भी देने पड़े। ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था प्रबंधन के सिद्धांत में, कि भैया यदि किसी को कर्तव्य दिया है, काम दिया है, तो उसको करने के लिए उसको उतने अधिकार भी दो। तो ये जो अधिकार देते हैं हम, इसी को भारार्पण या अधिकार का अंतरण, अंतरण मतलब ट्रांसफर करना। समझ में आई बात? तो उसको हम उतने अधिकार भी देते हैं काम देने के साथ साथ, उसी को हम क्या बोलेंगे? अधिकार अंतरण, अथॉरिटी देना। किस चीज का अधिकार दिया हमने अंकित को? हमने अंकित को अधिकार दिया कि वो अपने नीचे जितने भी उसके 4 हेल्प के लिए हमने जो लड़के दिए हैं स्टूडेंट, वो उनको आदेश कर सके कौन सा काम कब और कैसे करना है। और यदि वो नहीं करते हैं तो उसकी कंप्लेंट वो हमारे पास में करे, तब हम उन बच्चों को समझाएंगे भैया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, सुन क्यों नहीं रहे हो, है ना। इससे ज्यादा नहीं देंगे अधिकार, ये भी याद रखना। उसको पनिशमेंट देने का अधिकार नहीं देंगे। बात समझ में आ रही है? पनिशमेंट देने का अधिकार दे दिया तो ना जाने वो क्या क्या कर देगा अंकित, घर के काम करवा लेगा वो, आया ना। तो वो उल्लंघन हो जाएगा कौन से? प्रबंधन के सिद्धांत का। क्लियर? तो अधिकार देना। अब आप इसको आप पढ़ोगे ना, बहुत ही इजी है। मैं पढ़ देता हूं फटाफट। जब प्रबंधक के पास कार्यभार अधिक हो जाता है, तो वह अकेला सारे कार्य का निष्पादन नहीं कर सकता। अंकित सभी काम नहीं कर सकता, या सारा टीचर नहीं काम कर सकते, तो टीचर ने किसको दे दिया? अंकित को काम सौंप दिया। समझ में आई बात? वह अपने नीचे काम करने वाले विभिन्न अधीनस्थों को उनकी योग्यता अनुसार कार्य विभाजित कर देता है। हर व्यक्ति यह करता है, हर अधिकारी। यदि टीचर की बात करें कि टीचर को दे दिया प्रिंसिपल ने कि आपको काम संभालना है और आप अपनी मर्जी से स्कूल में से 10-12 बच्चों की एक टीम बनाओ और उनसे काम करवाओ। बात समझ में आई? तो टीचर ने क्या करा? अंकित को पकड़ा, और अंकित की योग्यता थी कि वो उसके अंदर एक टीम लीडरशिप थी, तो उसको टीम लीडर बना दिया, राइट। और 10 लड़कों को उसके अधीन रख दिया, राइट। और अंकित को क्या दे दिया? अधिकार दे दिया कि भैया इनसे तू काम करवा सकता है। प्रिंसिपल ने उस टीचर को अधिकार दिए, समझ रहे हो? और टीचर ने अंकित को दे दिया। अंकित भी क्या करेगा मालूम है? उन 10 में से उनकी विशेषताओं के अनुसार उनको काम दे देगा कि अच्छा तेरा टेंट वाले से पहचान है, हाँ एक काम करना, टेंट की बात तू वहां कर क्या। समझ में आ रही बात? चेयर की व्यवस्था तेरी मां, है ना। पानी की व्यवस्था बेटा तू करेगा। समझ में आ रही बात? तो ये ऊपर से नीचे ऐसे ही काम चलता है, ठीक है ना। ऊपर से नीचे भारार्पण होते जाता है और उनसे काम करवाता है। लेकिन मात्र कार्य का विभाजन कर देने से ही कार्य की सफलता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। कार्य के सफलतापूर्वक निष्पादन मतलब होना, है ना, के लिए अधीनस्थों को कार्य से संबंधित निर्णय लेने के लिए अधिकार भी दिए जाना जरूरी। पहले ही बता चुके हम
कि भैया उसको कुछ अधिकार भी देने पड़ेंगे, काम ही देने से कोई काम नहीं होगा। यदि काम करते वक्त कोई समस्या आ रही है तो उसको हमको वो अधिकार देने पड़ेंगे कि भाई इस तरह के अधिकार तेरे हैं, इस तरह का निर्णय तू बेटा ले सकता है। बात समझ में आई? अतः एक प्रबंधक तथा उसके अधीनस्थ के मध्य कार्य विभाजन और उसके निष्पादन हेतु आवश्यक अधिकार, आवश्यक, मालूम है हम लिखने में गलती यही करते हैं, हम ये आवश्यक शब्द को भूल जाएंगे। आप गारंटी कर रहा हूं, यदि मैंने अभी तो बता दिया तो ठीक है, पर यदि मैं नहीं बताता ना तो आप क्या लिखते हैं मालूम है? निष्पादन हेतु अधिकार सौंपने को ही अधिकार अंतरण कहते हैं। ये आवश्यक शब्द आप भूल जाते हैं, जो कि बहुत आवश्यक है। अधिकार देना मतलब सारे अधिकार देना, सारे अधिकार नहीं देना है हमको, उसके अनुसार, उस काम को करने के अनुसार जो अधिकार चाहिए वही देंगे। समझ में आई बात? चलो, तो इसमें से कोई सी भी एक अधिकार अंतरण की आप परिभाषा को देख सकते हो जो आपको अच्छी लगे, है ना। सेकेंड वाली भी अच्छी लगी मेरे को, दोनों ही अच्छी है, कोई सी भी परिभाषा आप देख लीजिए, ठीक है। अधिकार अंतरण के तत्व, बहुत ही ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है ना। अधिकार अंतरण के तत्व मतलब अधिकार अंतरण होगा तो ये तीन चीजें होगी। पहली उत्तरदायित्व, दूसरा अधिकार, तीसरा जवाबदेही। इनके इंग्लिश में वर्ड ध्यान रखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी बात कहां हो रही है। पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब किसी काम को करने की जवाबदेही, मतलब उत्तरदायित्व, है ना। दूसरा होता है अथॉरिटी, मतलब अधिकार, डिसीजन लेने का अधिकार, निर्णय करने का अधिकार, आदेश देने का अधिकार, ठीक। और तीसरा होता है अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि जवाबदेही। जवाबदेही का मतलब यदि मैंने किसी को काम दिया है तो वो काम हुआ या नहीं हुआ उसका जवाब कौन देगा, जिसको मैंने ये काम सौंपा है। और सिर्फ जवाब से मतलब नहीं होता है कि नहीं हुआ सर, नहीं हुआ, जवाब देने से मतलब नहीं है क्यों नहीं हुआ। तुम्हारा ये जवाबदेही, तुम्हारी ये क्या थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस काम को करने की, क्यों नहीं हुआ, कारण बताओ, ये होगा जवाबदेही। बात समझ में आ रही है? इसको पढ़ के देखो तीनों को, है ना, तीनों को पढ़ के देखो, विशेषताएं छोड़ देना, ठीक है ना, विशेषताएं छोड़ दीजिएगा। चलिए अब मैं पढ़ा देता हूं आप लोगों को, है ना, आपने पढ़ लिया होगा। तो मेरा फेस थोड़ा सा, हाँ। तो सबसे पहले उत्तरदायित्व, क्या उत्तरदायित्व? उत्तरदायित्व का अर्थ सौंपे गए काम को ठीक ढंग से पूरा करना अधीनस्थ की जिम्मेदारी है, जिसको काम सौंपा गया है, ठीक। इसके बाद में आता है अधिकार। तो अधिकार का अभिप्राय कार्य को पूर्ण करने के लिए दी जाने वाली निर्णय लेने की शक्ति से, कि भैया वो अपने डिसीजन ले सकता है इस काम को करने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है जवाबदेही। जवाबदेही का अभिप्राय अधीनस्थ द्वारा कार्य निष्पादन के लिए, अर्थात कार्य के पूर्ण होने या न होने के संबंध में अधिकारी को जवाब देने से है, ठीक। अन्य शब्दों में जब अधिकारी अधीनस्थ को काम अथवा उत्तरदायित्व सौंपता है और उसे पूरा करने के लिए आवश्यक अधिकार देता है, तो अधीनस्थ कार्य निष्पादन के लिए अधिकारी के समक्ष जवाबदेह होता है। काम दिए तो तीन चीजें होगी साहब, एक तो काम को सही ढंग से करना, ये क्या हो गया, उत्तरदायित्व हो गया, उसको अधिकार भी देने होंगे, और यदि उसको ये दिया गया है तो जवाबदेही तो ऑटोमेटिक होगी कि भैया ये काम सही ढंग से हुआ, अच्छी बात, नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ। समझ में आई बात? तो इनकी विशेषताएं भी दी गई है, देखो, है ना, बहुत ही सिंपल सी विशेषताएं। आपको क्या लगता है मैं इसको पढ़ के बताऊं? देखो बहुत सिंपल है। यदि उत्तरदायित्व की विशेषताएं देखें तो उत्तरदायित्व को एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सौंपा जाता है काम। उत्तरदायित्व मतलब काम को करना। इसका सार
अधीनस्थ द्वारा कर्तव्यों का पालन करना है। मतलब इसका सीधी सी बात कहें कि जिस व्यक्ति को जो काम दिया गया वो काम करना है। इसकी उत्पत्ति अधिकारी अधीनस्थ संबंध के कारण होती है। मतलब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक संबंध है अधिकार और अधीनस्थ का। अधिकारी अधीनस्थ को काम सौंपता है, ये सिंपल सी बात। उत्तरदायित्व का प्रवाह ऊपर की ओर होता है। मतलब उत्तरदायित्व कैसे होगा? अधीनस्थ का उत्तरदायित्व है ऊपर वाले के अधिकारी के लिए क्या काम करके देना। समझ में आई बात? ये अंडरलाइन लगा लो, एमसीक्यूज बनता है। क्या बनेगा कि उत्तरदायित्व का प्रवाह किस ओर होता है? तो हम बोलेंगे ऊपर की ओर होता है। भाई नीचे वाले की जवाबदारी है ना कि काम को करे, तो किसके लिए करेगा? ऊपर वाले के लिए करेगा, है ना? ठीक। अधिकार अंतरण की विशेषताएं। अधिकार को दूसरे व्यक्ति को सौंपा जाता है, ये भी वही है ना? इसका संबंध संगठन में स्थापित विभिन्न पदों से है। पद के बदलते ही अधिकार भी बदल जाते हैं। आप असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर हो गए तो आपके अधिकार बदल गए, है ना? इससे निर्णयों का पालन करवाना संभव हो जाता है। अरे अंकित की वो सुनेंगे ही नहीं दसों, तो अंकित काम कर पाएगा क्या? तो उसको अधिकार तो देना पड़ेंगे कि भैया इनसे काम करवा, देखो अधिकार है, इनको तो आदेश दे सकता है ना? अधिकारों को प्रबंधकीय पद की कुंजी माना जाता है। ये तो सिंपल सा स्टेटमेंट हो गया। इसका प्रवाह नीचे की ओर होता है। अधिकारी अधीनस्थ को देता है ना? अंडरलाइन कर लो। संगठन के नियमों, कानूनों व दिशा निर्देशों के अनुसार अधिकार की एक सीमा होती है। ये भी बहुत जरूरी है ना? अधिकार, आवश्यक अधिकार अपन ने जो बोला था वो सीमा का मतलब। ठीक है बेटे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में अंतर अति महत्वपूर्ण। अधिकार और उत्तरदायित्व में अंतर अति महत्वपूर्ण। मेरे ख्याल से आप पढ़ लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अंतर कर लोगे, है ना? बहुत इजी है। जवाबदेही की विशेषताएं। जवाबदेही को दूसरे व्यक्ति को नहीं सौंपा जा सकता, सबसे बड़ी विशेषता। बात को समझना। प्रिंसिपल ने किसको, टीचर को क्या दिया? एनुअल फंक्शन करवाने की जिम्मेदारी दी, मतलब काम दिया, उत्तरदायित्व, सॉरी अधिकार दिया, है ना? तो उत्तरदायित्व, उस टीचर का उत्तरदायित्व क्या हो गया? एनुअल फंक्शन ढंग से करवाना। और उसके प्रति जवाबदेही वो किसके प्रति होगा? प्रिंसिपल के प्रति, है ना? उस कार्य को करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व। और उसका होना न होने का जवाबदेही, यदि उसमें कुछ गड़बड़ हुई तो जवाबदेही किसको देगा? वो प्रिंसिपल को देगा। इसी तरीके से जब टीचर ने अंकित को अपॉइंट करा तो अंकित को क्या सौंपा गया? कार्य सौंपा गया, अधिकार दिए गए। अब अंकित का उत्तरदायित्व है उस काम को करना जो उसके टीचर ने उसको सौंपा, और जवाबदेही जो कि उसको दी गई है किसके प्रति? टीचर के प्रति। ठीक, अब समझना है ना। मान लो फंक्शन में गड़बड़ हो गई, प्रिंसिपल ने टीचर से पूछा क्यों हुआ ऐसा, टाइम पे सब कुछ चालू क्यों नहीं हुआ? टीचर पीछे हट गया और बोलता मैंने अंकित को सौंप दिया था, इसने नहीं करा। ऐसा कर सकता है टीचर? सोच के बताओ। प्रिंसिपल सर आपने बोला था मैं आपको एक टीम बना के, आप अपने हिसाब से टीम बना लेना और उनसे करवा लेना। टीचर बोल रहा है ना प्रिंसिपल को, तो मैंने अपने हिसाब से टीम बनाई, ये अंकित को मैंने काम सौंपा था, इस नालायक ने काम नहीं करा, मैं क्या करूं? पीछे हट गया। प्रिंसिपल सबसे पहले टीचर को पकड़ के खींचेगा, इधर आ, देखो टीचर किसने बनाया है, तू बच्चे के ऊपर डाल रहा है, मुझे मतलब नहीं अंकित ने गड़बड़ करा। मैंने आपको जवाब दी थी कि आप अपनी मर्जी से टीम बनाओ। टीम किसने बनाई? आपने ना, मतलब टीचर ने ना।
तो वो टीम ने गड़बड़ करी तो तुम्हारी जिम्मेदारी। समझ में आ रही बात? मतलब वो टीचर अपनी जवाबदेही किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। वो ये नहीं बोल सकता कि मैंने इसको काम सौंपा था। भाई प्रिंसिपल साहब, मैं मानता हूं आपने मुझे काम सौंपा था ना, तो मैंने तो इसको सौंप दिया था ना, तो ये अंकित जाने और तुम जानो, मेरे को क्या मतलब यार। तो बोले तू भी निकल यहाँ से, तेरे को कोई जब मतलब ही नहीं है तो। बात समझ में आ रही है? क्योंकि प्रिंसिपल से भी कौन पूछेगा? उस संस्था के अध्यक्ष वगैरह पूछेंगे ना स्कूल के, क्यों प्रिंसिपल साहब क्यों गड़बड़ हो गई? सबकी क्लास लगती है बेटा। समझ में आ रही बात? तो प्रिंसिपल साहब ये नहीं बोल सकते कि मैंने इस टीचर को दिया तो ये नालायक टीचर ने सब गड़बड़ कर दिया सर। कर सकते हैं प्रिंसिपल साहब? नहीं कर सकते। यही बात है, ये सबसे बड़ी खासियत है जवाबदेही की, कि जवाबदेही को किसी और को सौंपा नहीं जा सकता। आप काम सौंप सकते हो पर जवाबदेही नहीं सौंप सकते। इसीलिए तो टीचर कंट्रोल करता रहेगा, अंकित से पूछता रहेगा, अंकित क्या क्या हुआ बता यार भाई। सर वो इसको मैंने ऐसा ऐसा दे दिया, वो कर रहा है, कितने बजे तक कर देगा? 4 बजे तक। ठीक है 4 बजे। फिर 4 बजे फिर टीचर फोन लगाएगा, अंकित क्या वो काम हो गया क्या? क्यों? क्योंकि आखिरी जवाबदारी तो किसकी है? टीचर की। और टीचर से भी प्रिंसिपल पूछ रहा है क्या क्या हुआ सर, वो उसकी तैयारी में क्या क्या हुआ जरा बताना। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल की भी अपनी एक जवाबदेही है। समझ में आई बात? यह केवल अधिकार सौंपने वाले व्यक्ति के प्रति होती है। मतलब जिसने आपको अधिकार दिया आप उसी के प्रति क्या होगे? जवाबदेही होगे। बात समझ में आई? ठीक। इसका आधार अधिकारी अधीनस्थ संबंध है। जवाबदेही की उत्पत्ति अधिकार सौंपने के कारण। क्लियर? ये फिर आ गया उत्तरदायित्व और जवाबदेही में अंतर। मैंने जो अभी आपको एग्जांपल दिया ना, उसको दिमाग में रख के इस अंतर को पढ़ना बेटा, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है? अब आता है उत्तरदायिता को सौंपा जा सकता है। पूछ रहा है वो क्या नहीं, हाँ ये प्रश्न चिन्ह है ना। वो क्या बोल रहा है कि क्या आप उत्तरदायिता, उत्तरदायिता मतलब अकाउंटिंग, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही बेटा, है ना। इसलिए इंग्लिश में याद रखना, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। तो वो पूछ रहा है कि जवाबदेही को आप किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो क्या? हमने अभी समझाया नहीं ट्रांसफर कर सकते, है ना। ये वही लिखा हुआ है, आप इसको रीड करो। ये पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ मतलब ये कंप्लीट रीड करो। कोई बात ना समझ में आए मेरे से पूछो, रीड करो आप। ठीक है? कोई समस्या नहीं? चलिए, तो आगे टॉपिक आ रहा है श्रम विभाजन अधिकार अंतरण का आधार है। अपन ने देखा था ना कि कामों को बांट दो, जितने भी काम है उसके छोटे छोटे टुकड़े करो और हर व्यक्ति को एक काम दे दो। वो एक्चुअल में यही के कारण हो रहा है, अधिकार अंतरण इनके कारण हो रहा है। एक काम दो, एक अधिकार दो, उसको जवाबदेही दो कि भैया ये काम तुझे करना है ना। श्रम विभाजन पढ़ के देखोगे बहुत आसान है, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ के बता रहा हूँ, है ना। ये हम इसको कई बार समझ चुके हैं। इसके बाद में आ रहा है अधिकार अंतरण की प्रक्रिया। कोई मायने नहीं रखती, एमपी बोर्ड नहीं जाएगा, इतना इतना अंदर अंदर नहीं जाएगा। ठीक है? फिर आ रहा है अधिकार अंतरण के महत्व। सिर्फ पॉइंट याद करके चले जाना, कौन कौन से, कि भाई प्रभावपूर्ण प्रबंधन। अब तुम लिख सकते हो कि भाई अधिकार अंतरण करेंगे तो किस तरीके से प्रबंधन प्रभावी होगा। ठीक है ना। तो सिर्फ पॉइंट याद करके जाना, इसके अंदर जो लिख सकते हो ना वो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, जो समझ में आया वो लिख के आना। ठीक है? कर्मचारी का विकास, कर्मचारी का अभिप्रेरण, विकास में सहायक, और थोड़ा सा पढ़ के चले जाओगे तो जो याद आ जाए वो लिख देना। ठीक है? अब इसके बाद में आ रहा है तुलनात्मक अध्ययन। दिख रहा है तीनों का तुलनात्मक अध्ययन। तो बेटा ये जो तुलनात्मक अध्ययन है, ये अंतर नहीं है, ये तीनों को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है कि भाई अधिकार का मतलब क्या हुआ, उत्तरदायी का मतलब क्या हुआ, जवाबदेहिता का मतलब क्या हुआ। ठीक है? ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता है, वो पूछेगा नहीं। ये तीनों एक साथ का तुलनात्मक अध्ययन वो पूछेगा नहीं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इस साल से तो 4 नंबर के क्वेश्चन हो गए, तो पूछ ही नहीं सकता इतना बड़ा क्वेश्चन। पर आप यदि इन तीनों को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो
और आप ये चाहते हो कि यार कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए अधिकार से संबंधित, उसका मैं आंसर लिख सकूं, तो वो ये तुलनात्मक अध्ययन को अच्छे से पढ़ लेना। दिमाग में एक बार बात बैठ गई, आप व्यवसायिक अध्ययन में उसका आंसर कर सकते हो, क्योंकि मैं पहले से ही बताते आ रहा हूं, व्यवसायिक अध्ययन का आंसर हमेशा परफेक्ट नहीं होता, उचित होता है। ठीक है ना? चलिए, तो आज के लिए इतना ही हुआ। कल हम ये केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को पढ़ेंगे। ठीक है?